हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यूपी एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा जा रहा है। पीजीटी का भी फॉर्म राजकीय इंटर कॉलेज में भरा जा रहा है। बीपीएससी टीयर 4 आने की पूरी संभावना है। और राजस्थान सीनियर सेकेंडरी में आपके आवेदन लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी परीक्षाएं हैं। झारखंड पीजीटी के भी एग्जाम होने वाले हैं। तो इन तमाम बड़ी परीक्षाओं को लेकर आपको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। और यदि आपकी तैयारी स्मूथली चल रही है, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सफलता के 100% चांस है। हाँ, इधर उधर तैयारी चल रही है तो फिर बात अलग है। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो और ज्यादा सीरियस हो जाएं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। और अभी जो आवेदन हो रहे हैं, कुछ नहीं कि हर साल भर्ती आएंगी, 5 साल 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है। यूपी टीजीटी के भी फॉर्म भरे जाए, मतलब एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, और तमाम जिलों से सेंटर मांग लिए गए हैं। और यूपी जो एडेड कॉलेज है उसमें भी नई भर्ती आने की संभावना है। तो आइए हम विषय पर आते हैं। तो हम लोग यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी आप दे रहे हो, राजकीय इंटर कॉलेज में पीजीटी दे रहे हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, यह क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4 में आप 9 10 11 12 दे रहे हैं, तो वहां भी यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, वन बाय वन सीरियस डिस्कस करते हैं मार्क्सवाद पर। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो मार्क्सिज्म है। मार्क्सवाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और आपके एग्जाम में यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम मार्क्सिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। और जब मार्क्सिज्म पर बात होगी तो हम 19th सेंचुरी की बात करना नहीं भूल सकते, क्योंकि यहीं से चीजें आगे बढ़ी। तो 19th सेंचुरी की हम बात करें तो 19th सेंचुरी की कैसे देखा जाए तो मिड टर्म में, मध्य में ये विचारधारा का जन्म हुआ। और ये ऐसे समय पर आया जब क्लासिकल लिबरलिज्म अपने चरम पर था, एकदम उसका मतलब पीक चल रहा था। और जो क्लासिकल लिबरलिज्म का विचारधारा था वो एक तरह से था पूंजीवादी विचारधारा। राइट। जो लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद का जो विचारधारा था, उदारवाद किसको प्रमोट कर रहा था? पूंजीवाद को। तो स्वाभाविक है कि प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और कोई भी विचारधारा लंबे समय तक नहीं टिक सकता, क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें बुराइयां आ जाती हैं। और बुराई आती है तो बदलाव की गुंजाइश होती है, और जब बदलाव की गुंजाइश होंगी तो नए विचारधारा का उदय होगा। जब नए विचारधारा का उदय होगा तो पुराने विचारधारा का पतन होगा। तो उस समय जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, आगे, हाँ, उस समय जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, इसने शोषण को बढ़ावा दिया। राइट। और शोषण ही नहीं, शोषण के साथ देखा गए तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। और इसी वर्ग संघर्ष ने एक नए विचारधारा को उदय दिया। क्यों? क्योंकि शोषण और दुर्दशा के खिलाफ एक नई विचारधारा का, क्योंकि देखिए उदारवाद जो है ह्यूमन वेलफेयर की, मानव की स्वतंत्रता की जो आशा बधाई थी, उसे पूंजीवाद ने धूल में मिटा दिया, धूल में मिला दिया। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऊपर हमने उदारवाद की बात की, उदारवाद के अंतर्गत दो तीन बातें तो बहुत महत्वपूर्ण थी जिसको हमें कॉमन समझना है। एक तो लोकतंत्र, एक तो आपको लोकतंत्र समझना है। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई। और उसके साथ साथ जो है वो एक तरह से देखा जाए तो फ्री इकोनॉमी की बात की गई थी। फ्री इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था जो होगा, अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप होगा वो पूंजीवादी होगा। तो जो उदारवाद ने जो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, एक तरह से वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की भी उसकी अवधारणा थी। तो जो ये उदारवाद ने जो कल्याणकारी राज्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा लेकर आई और जो ये लक्ष्य रखा, पूंजीवाद ने उस लक्ष्य को मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि पूंजीवाद ने एक तरह से समाज में शोषण और वर्ग संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया। अब चूंकि इस विचारधारा को मार्क्सवाद क्यों कहते हैं, ये प्रश्न बना कि मार्क्सवाद क्यों कहते हैं। तो इस विचारधारा का जो जनक था, फाउंडर था, वो कौन था?
फाउंडर था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इस विचारधारा के फाउंडर थे, और मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स और आई वी वी आई लेनिन, रोजा अल्जेनबर्ग, माओ त्से ये सारे विचारकों ने इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाने का काम किया। तो मार्क्सवाद एक क्रांतिकारी विचारधारा है और ये पूंजीवाद का विरोध करती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका उद्देश्य है वर्गहीन समाज का निर्माण करना, और ये चाहता है कि जो उत्पादन के रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, उस पर समाज का सामूहिक कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो समाज की तरफ से स्टेट ओन होना चाहिए। इसके विचारक कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स हैं, और इसे हम वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते, देखिए है क्या कि क्लासिकल, एक बार फिर से इसको ओवरऑल समझ लीजिए, फिर हम अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए जो क्लासिकल लिबरलिज्म की बात की गई, क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट बात डेमोक्रेसी, सेकेंड बात इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, थर्ड बात जो थी वो वेलफेयर स्टेट था। राइट। अब जब ख्वाब आपका वेलफेयर स्टेट का हो और दूसरी तरफ आपके जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो पूंजीवादी हो गया, तो आप जानते हैं तीन तरह की अर्थव्यवस्था का स्वरूप होता है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था स्टेट ओन होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इंडिविजुअल ओन होता है, और मिक्स अर्थव्यवस्था में दोनों का को एक्सिस्ट होता है, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक का। अब बात यहां पर आई कि जो पूंजीवादी, जो उदारवाद था क्लासिकल लिबरलिज्म, उसने कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया, और कैपिटलिज्म ने लेबर के शोषण को बढ़ावा दिया, और लेबर के शोषण के कारण समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई, और समाज में विभाजन के कारण वर्ग संघर्ष की कंडीशंस पैदा हुई। तब ये सोचा गया कि नहीं नहीं, एक ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जहां उत्पादन के साधन पर, पूरा गेम जो है तो उत्पादन का है, और ये उत्पादन हो रहा है, लेबर प्रोडक्शन कर रहे हैं, मालिक मुनाफा कमा रहा है, लेबर को भैया कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये तो बड़ा मतलब एक तरह से बातें के लिए आई। तो फिर मार्क्स ने एक विचार को लेकर आए जिसको मार्क्सिज्म कहते हैं, और इन्होंने ये कहना था कि नहीं, जो उत्पादन के रिसोर्सेस हैं उस पर सोसाइटी का कलेक्टिव एक तरह से कंट्रोल होना चाहिए, सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि स्टेट ओन। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, यानी अब हम लोग कहाँ चले गए? अब हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से निकलकर कहाँ चले गए? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके द्वारा होती है? स्टेट ओन। यानी इस उत्पादन के साधन पर सरकार का यहाँ पर कंट्रोल होता है। देखिए अब आगे आते हैं। मार्क्सवाद के अंतर्गत दो तीन बातें कही गई हैं, एक बार हम पढ़कर भी उसको सुना दे रहे हैं और फिर उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। मार्क्सवाद के अंतर्गत मानव समाज की समस्याओं के इतिहास को समझने का प्रयास किया गया है। यानी कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम को इस थॉट के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों, वर्ष संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, मानव इतिहास है, उसको हम लोग वर्ग संघर्ष एक तरह से देखा जाए तो क्लास स्ट्रगल, या हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट के रूप में उसको हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ये संघर्ष क्यों है? तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन के कारण ये संघर्ष है। और इसके मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि इसे उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता क्या है कि कुछ विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। राइट। और उस विसंगतियों के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, और उस संघर्ष की स्थिति के कारण जो है एक तरह से समाज में भेदभाव की स्थिति और तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो होता क्या है कि इन्होंने ये कहा कि कुछ लोग सामाजिक उत्पादन के साधन पर स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं, और शेष समाज को अपने शर्त पर श्रम करने के लिए विवश करते हैं। अच्छा, इसको एक बार हम लोग क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं क्या, थोड़ा सा विषय से अलग हटकर? जैसे देखिए हमारे भी समाज में वर्ण व्यवस्था थी। पहले वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था,
लेकिन आगे चलकर यह वर्ण व्यवस्था जो है कर्म का आधार न रहकर ये आधार हो गया जाति। और हमारे समाज में चार जातियां हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार जातियां हो गई। अब इन चार जाति में ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये ये जो है बनियों से जो कर वसूला जाता था उसी पर जीविकोपार्जन करते थे। शूद्र इन तीनों की क्या करता था, सेवा करता था। तो इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भारत में शूद्रों का श्रम शोषण होने लगा। राइट। और जाति पात के कारण कई प्रकार की सामाजिक विसंगतियां उत्पन्न हुई। इन विसंगतियों ने समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति को भी उत्पन्न किया। तो यही बात तो मार्क्स कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप कैपिटलिस्टिक है, और कैपिटलिस्टिक में एक वर्ग जो है वो उत्पादन के साधन पर कंट्रोल कर ले रहा है, और दूसरा वर्ग जो लेबर का काम कर रहा है उसका शोषण हो रहा है। तो इसी व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने एक नई विचारधारा लेकर आए जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं। अब देखिए मार्क्सवाद के जो दर्शन के स्रोत हैं, मार्क्सवाद के दर्शन के तीन स्रोत को समझने का प्रयास किया गया है। द्वंदात्मक भौतिकवाद, जिसको डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म कहते हैं, इकोनॉमिक्स श्रम मूल्य सिद्धांत, सामाजिक संदर्भ, वर्ग संघर्ष को समझना, ये तीन तरीके से हम इसको समझेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर की जाती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि पहले इस विचारधारा को एक बार हम इसको समझने की कोशिश भी करें। देखिए है क्या कि यदि हम ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ मार्क्सिज्म की बात करें, जहां पर मार्क्सवाद में दो बातें मार्क्सवाद में निकल कर आती है। मार्क्सवाद में दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो क्लासिकल मार्क्सिज्म होता है, क्लासिकल मार्क्सिज्म, और दूसरा जो है वो है न्यू मार्क्सिज्म। अब देखो क्लासिकल मार्क्सिज्म क्या है, न्यू मार्क्सिज्म क्या है, इसको हम समझने की पहले कोशिश करेंगे। देखिए है क्या कि जब हम क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर कई चीजें उत्पन्न होती हैं, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर द्वंदात्मक की स्थिति उत्पन्न होगी, द्वंदात्मक स्थिति, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, और अतिरिक्त मूल्य की बात की गई है। राइट। जब नव मार्क्सवाद की बात आएंगे तो इसमें दो तरह की बातें की गई हैं, दो तरह की विचारधाराओं का उल्लेख है। एक तो ह्यूमनिस्टिक जिसे मानववाद कहते हैं, और दूसरा वैज्ञानिक विचार है। ये दो धारा यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है, इसका जो आधार है, उसे उसका आधार बेस एक तरह से देखा जाए तो फिलोसफिकल है। यानी कि ये द्वंदात्मक जो बातें की गई हैं, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, इसका जो आधार है वो एक तरह से देखा जाए तो फिलोसफिकल दार्शनिक है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की जब बात की गई है तो इसका वैज्ञानिक आधार है। राइट। इसका आधार वैज्ञानिक है। ठीक। उसके बाद सामाजिक जो बातें की गई हैं, वर्ग संघर्ष की बात की गई है, उसका आधार समाज वैज्ञानिक है। और जो अतिरिक्त मूल्य की बात की गई है वो आर्थिक आधार पर बातें की गई हैं। राइट। तो ये इसको समझना है कि मार्क्सवादी विचारधारा को आगे चल के हम लोग दो भागों में बांटते हैं, क्लासिकल मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म। क्लासिकल मार्क्सिज्म को हम चार अवधारणाओं में बांटकर समझने की कोशिश करते हैं। एक द्वंदात्मक जिसका आधार जो है दार्शनिक है, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद जो एक तरह से देखा जाए तो जिसका आधार वैज्ञानिक है, वर्ग संघर्ष सामाजिक आधार पर, और अतिरिक्त मूल्य की बात जो की गई है उसका आधार आर्थिक है। ठीक। दूसरा न्यू मार्क्सिज्म की बात की, इसमें दो दृष्टिकोण अप्रोच हैं, एक तो मानववाद और दूसरा
वैज्ञानिक। तो इसे हम विस्तार पूर्वक आगे आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो यहाँ पर सिद्धांत दिए गए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसको आगे हम समझेंगे। मूल सिद्धांत को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अगले स्लाइड पर हम आते हैं, और बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात जो की गई है, डायलेक्टिक मेटलिज्म की बात की गई है, ये सिद्धांत कहता है कि भौतिक सामग्री ही प्राथमिक है। जैसे एक तरह से जो बातें की गई हैं, तो जब दार्शनिक आधार पर बातें की गई हैं, तो सोशल चेंजेस की यहाँ पर व्याख्या की गई है। एक प्रश्न कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को JW हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करता है। राइट। तो यहाँ पर दो बातें की गई। एक तो देखिए, यहाँ पर यह सिद्धांत ये मानता है कि जो आधार है, देखिए जो आधार है वो क्या है, भौतिक सामग्री ही प्राथमिक आधार है। एक तो बातें ये कहेंगे। दूसरी क्या बातें कहेंगे, दूसरी बात कह रहा है कि प्रकृति व समाज बदलते रहते हैं। और तीन प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक विरोधी तत्व का संघर्ष, दूसरा परमाणु से गुण में परिवर्तन, और दूसरा निषेध का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत आगे हम विस्तार पूर्वक पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। राइट। अब आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि अभी यहाँ उलझेंगे क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामाजिक विकास की व्याख्या भौतिक स्थितियों के आधार पर ही यहाँ पर की जाती है। उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंधों के बीच संघर्ष जो है सामाजिक बदलाव को जन्म देती है। ऐतिहासिक विकास के यहाँ कुछ स्टेप्स आपको दिखाए गए हैं, जैसे आदिम साम्यवाद, फिर यहाँ से दास प्रथा जन्म लेती है, फिर सामंतवाद, पूंजीवाद, फिर समाजवाद, और उसके बाद क्या होगा, साम्यवाद। यानी कि जब पूंजीवाद अपने चरम पर होगा तो श्रम शोषण को बढ़ावा देगा, और उसी के बाद सामाजिक समाजवाद की विचारधारा का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहता है कि हमारे समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषक एक शोषित। शोषक और शोषित, यानी कि जो उत्पादक हैं, उत्पादक यानी कि जो फैक्ट्री है, जो मालिक हैं, मालिक क्या है, शोषक है। और उत्पादन जो कर रहा है वो क्या है, मजदूर है। और मजदूर का क्या होता है, शोषित शोषण होता है। तो पूंजीवाद में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का संघर्ष इसमें क्या किया गया है, प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। और यही संघर्ष इतिहास का प्रेरक है, और यही संघर्ष समाजवाद की ओर हमें क्या करता है, लेकर जाता है। देखिए है क्या कि जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है ए। हाँ, मान लीजिए फैक्ट्री है ए, और इस एक फैक्ट्री में 500 इम्प्लाई काम करते हैं। अब पता चला कि इसमें अलग अलग क्लास में इम्प्लाई बांटे गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें HR का अलग सिस्टम होगा। जो मेन बात हम कर रहे हैं वो मेन बात हम मजदूर का कर रहे हैं। राइट। अब ये मजदूर जो है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर उत्पादन कर रहा है। राइट। उत्पादन तो मजदूर कर रहा है, लेकिन ये उत्पादक नहीं है। उत्पादक कौन है, ए है। राइट। अब पता चला कि ये 500 रुपया कमा रहा है, लेकिन इनको मात्र 20 ही रुपया दे रहा है, 20 रुपया में 500 लोगों को। तो भाई एक तरह से इनका शोषण हुआ कि नहीं हुआ। तो इनका ये मानना है मजदूरों को कि भाई उत्पादन तो हम कर रहे हैं, मेहनत हमारा है, श्रम हमारा है, लेबर हमारा है, और मुनाफा तुम कमा रहे हो, हम तो गरीब के गरीब ही हैं। तो इनके अंदर वर्ग संघर्ष की स्थिति, कंडीशंस क्या हुई, पैदा हुई। तो यही बात कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा दिया, जिससे कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। और समाज में इन्होंने माना कि जब अर्थव्यवस्था समाज पूंजीवादी होगी, तो समाज में स्वाभाविक है दो वर्ग होंगे, एक शोषक और शोषित। जो मालिक होगा वो शोषक होगा, जो मजदूर होगा वो शोषित होगा।
उत्पादन के साधन और वर्ग की बात की गई, तो देखिए उत्पादन के साधन क्या क्या है, भूमि, मशीन, कच्चा माल आदि। जो इन पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखता है, वह शोषक कहलाता, करता है। यानी कि जिसका भूमि पर मालिकाना है, जिसका मशीन पर मालिकाना है, जिसका कच्चा माल है, वह क्या है, वही मालिक है, वो शोषण करता है। तो उत्पादन के साधन जो है, भूमि, मशीन, कच्चा माल, ये सभी क्या है, उत्पादन के साधन है, और इस पर जो नियंत्रण करता है वो मालिक है वो शोषक है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व होता है। क्या होता है, उत्पादन, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन है उसका सामाजिक स्वामित्व होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी होती है वो स्टेट ओन होती है। यानी अर्थव्यवस्था के साधन पर सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है, कि कोई मनमानी न कर पाए। अब देखिए नियम की बात की गई है, यहाँ तीन नियम है, ए बी और सी नियम है। तो पहली जो बात यहाँ पर की गई कि नियम में परिमाण से गुण में परिवर्तन। तो परिमाण से गुण में परिवर्तन यानी मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि होने पर गुणात्मक बदलाव आता है। जैसे तापमान बनने पर बढ़ने पर पानी उबलने लगता है। तो जैसे क्या हुआ, जैसे मान ली मजदूर है, शोषण बढ़ा, तो एक स्टेप दो स्टेप पहले चीजें इग्नोर होती हैं। हम एक उदाहरण के रूप दे देते हैं कि सिंपल सी बात, कि जैसे मान लीजिए कोई मजदूर किसी के यहाँ काम कर रहा है। पहले यहाँ पर हम मजदूर के खिलाफ ही बात कर रहे हैं, इनके सिद्धांत में तो मजदूर मजदूर के पक्ष में बात किया गया है। एक उदाहरण के लिए केवल हम बात करेंगे, और दो उदाहरण मैं दे देता हूँ दोनों से जोड़कर। तो मजदूर काम कर रहा है, मालिक ने उसको दे दिया जिम्मेदारी, अब वो पता करा धीरे धीरे चोरी करने लगा। तो जब चोरी करेगा तो मालिक को पता चलेगा, तो संघर्ष विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, मालिक उसे काम से हटाएगा। कई बार क्या होता है कि मजदूर तो मजदूरी करता है लेकिन मालिक उसको मजदूरी नहीं दे पाता है समय से, और कई बार उसका आवश्यकता से अधिक उससे काम कराता है। तो इस स्थिति के कारण भी मतलब समस्या उत्पन्न होती है। ठीक। तो ये परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर जो है, एक तरह से तो उबलने लगे, वही बात कह रहा है कि जैसे जैसे आग जब बढ़ेगी तो पानी उबलने लगेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे शोषण बढ़ेगा, मजदूरों के मन में संतुष्टि होगी और वो बगावत में। उदाहरण ले लीजिए, अभी मारुति कंपनी गुड़गांव में मानेसर में घटना घटी थी। सैलरी को लेकर मजदूरों में काफी असंतुष्टि थी, क्योंकि एक ही सिटी में दो प्लांट में अलग अलग वेतन था। और एटलीस्ट मजदूरों ने वहां पर विद्रोह कर दिया, विद्रोह में कई अधिकारी मारे गए, आग लगा। फिर एटलीस्ट कंपनी ने अपने मतलब सिस्टम में बदलाव लाया। परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर व्याप्ति। हर वस्तु के भीतर दो विरोधी तत्व हैं जिनका संघर्ष विकास का कारण बनता है। यह द्वंद्व विकास का स्रोत है। तो ये भी इनका मानना है कि सब देखिए, कहीं भी घर में है, परिवार में है, समाज में है, तो वहां अंतर, द्वंद्व और विरोध स्वाभाविक है। यानी कि हमारे अंदर दो विरोधी तत्व हैं, पति पत्नी है, दोनों विरोधी तत्व हैं लेकिन साथ साथ जी रहे हैं। वैसे हमारे व्यक्ति के अंदर भी सकारात्मक और नकारात्मक, जब से कोई बात होती है तो हमारे अंदर दो तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। और यही चीजें हमारे विकास का क्या होती है, निषेध। निषेध ये कहता है कि पुराने की समाप्ति और नई की उत्पत्ति। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म था, तो क्लासिकल लिबरलिज्म उदारवाद, उदारवाद का अंत हुआ, और उदारवाद के जगह पे समाजवाद का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो ये निषेध कह रहा है कि एक विचारधारा के खत्म होकर दूसरी विचारधारा क्या होती है। तो इन तीनों विचार को समझ लेंगे कि नियम के अंतर्गत पहली बात कर रहा है कि परिणाम से गुण में परिवर्तन। परिमाण क्या है, परिमाण से गुण में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे जैसे शोषण बढ़ेगा मजदूर पहले इग्नोर करेंगे, फिर बर्दाश्त करेंगे, फिर बांध टूट जाएगा बर्दाश्त का, फिर बगावत हो जाएगा। ठीक। दूसरा, परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति। यानी कि हर वस्तु के भीतर दो तत्व हैं, सकारात्मक नकारात्मक, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इस कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, और इसी यही जो है विकास का स्रोत है, या द्वंद्व विकास का स्रोत है। जैसे मान लिया, आप कोई करें न करें, क्या करें, ये करें वो करें, चल ये दोनों में द्वंद्व होता है ना, इसी बात को कह रहा है। निषेध का निषेध, यानी कि यहाँ पर पुरानी विचारधाराएं खत्म होती हैं और नई विचारधाराओं का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है।
अब अगली बात जो हम कर रहे हैं वो ऐतिहासिक भौतिकवाद का विवरण मूल धारणा की बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट कह रहा है कि भौतिक परिस्थितियां समाज की संरचना को निर्धारित करती हैं। उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध पर यहाँ पर विशेष फोकस दिया गया है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि जैसे जैसे साधन बदलते हैं वैसे वैसे समाज की संरचना बदलती है। यानी उत्पादन के साधनों में बदलाव के साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो हम लोग तो फैकल्टी हैं, टीचर हैं, तो वहां से आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। एक दौर था जब ऑफलाइन टीचिंग चल अच्छी मतलब चल रही थी, और हर शहर में कई ऑफलाइन कोचिंगें थी, सब अपना अपना सफर कर रही थी। फिर इसी पीरियड में क्या हुआ, कोविड आया। कोविड आया तो सब सिस्टम ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन ने जो टीचिंग के सोर्सेस थे उसमें बदलाव लाया, और इसके कारण कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी साबित हुआ और कई लोगों के लिए एक तो ड्रॉबैक साबित हुआ। तो ये चीजें हैं कि जब उत्पादन के तरीके बदलते हैं, साधन बदलते हैं, तो चीजें भी क्या होती हैं, समाज की संरचना भी क्या होती है उसी हिसाब से। अब जैसे क्या हुआ, टीचिंग ऑनलाइन होने लगा। अब देख रहे हैं हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड, हर स्कूल कॉलेज ऑनलाइन आ रहे हैं, तो तमाम तरह की बातें यहाँ पर की गई हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। वर्ग संघर्ष और वर्ग और उत्पादन संबंध, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे देखिए, भूमि, औजार और मशीनें ये क्या है, उत्पादन के साधन है। जो इसका इस पर नियंत्रण है वो मालिक है, और जो मालिक है वो शोषक है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मनुष्य और साधन के बीच। अब यहाँ पर मशीन तो नहीं उत्पादन कर देगा ना, लेकिन उत्पादन कौन करेगा, उत्पादन तो कोई इंसान ही करेगा। तो उत्पादन जो इंसान कर रहा है मशीन का उपयोग करके, मेन प्रोडक्शन तो उसी का है, मेहनत तो उसी का है, लेकिन लाभ कौन कमा रहा है, मालिक। और ये चीजें शोषण को बढ़ावा दे रही है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, इस साधन और संबंध में अंतर्विरोधी वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। ध्यान देना, साधन और संबंधों में अंतर्विरोध, यानी कि ये ये साधन है, ध्यान देना। ये जैसे मान लो साधन है, और साधन पर स्वामित्व किसका है, मालिक का है, राइट। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या कह रहा है कि इन साधन का उपयोग कौन करता है, तो यहाँ पर मजदूर करता है, जैसे हम श्रमिक कहते हैं। तो एक तरह से देखो कि साधन को लेकर मजदूर और मालिक में एक संबंध बना कि नहीं बना। और इन संबंधों में एक तरह से अंतर्विरोध की जो स्थिति है वह वर्ग संघर्ष को क्या करती है, जन्म देने का काम करती है। ये बात आपको बहुत शॉर्ट में समझने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक आधार और मार्क्सवाद की बात करें तो देखिए, मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो कंप्लीटली साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तर्क परीक्षण पर आधारित है, और इसका आधार ऐतिहासिक अनुभव भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो मार्क्सिज्म का जो विचारधारा है वो एक तरह से देखा जाए तो केवल दर्शन नहीं है, बल्कि सोशल चेंजेस का इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, सामाजिक बदलाव का उपकरण भी है। तो ये मार्क्सवाद के भाग एक में हमने चीजों को डिस्कस किया। अब अगली क्लास में हम आएंगे तो इसको और विस्तार से एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्लास अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके आपको टाइम से। दूसरी बात कि हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, आप चाहेंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर अपने एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट को आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।